ओके, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछली बार एक बात जो ख़त्म की थी इसमें कि हमने देखा था कि हमारा जो बैंड डायग्राम होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के लिए, या अगर हम एनर्जी और के के बीच में, के और ई के बीच में अगर हम एक डायग्राम प्लॉट करें तो हम ये पाते हैं कि हमारा डायग्राम एक पैराबोलिक होता है। और इस बात की भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमें ई और के बीच में इस तरह के डायग्राम बनाने की ज़रूरत क्यों है। तो अभी कई सारी हमें इसकी परतें खुलती हुई दिखेंगी, पर हमें शुरुआती तौर पर हमने देखा कि ग्रुप वेलोसिटी जैसे इंपॉर्टेंट टर्म को हम इस ई के डायग्राम में डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारा शुरुआती मोटिवेशन था कि हमें ई के डायग्राम क्यों पढ़ना चाहिए या हम ई के डायग्राम को आगे क्यों सीखना चाहते हैं। इसके बाद फिर से हम आते हैं वापस से कि हमारे पास अभी भी मैथमेटिकल मॉडल कौन सा है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, खास तौर पर उसकी कंडक्टिविटी को समझने के लिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए। तो पता चला हमारे पास पॉल ड्रूड का डेवलप किया हुआ मॉडल है जो कि उन्होंने 1900 में डेवलप किया था। उस ड्रूड मॉडल को हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जब क्रिस्टल के अंदर घूम रहा है तो एक तरह से वो एक ऐसे क्षेत्र में घूम रहा है जहाँ कोई उसके ऊपर फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसको कोई पोटेंशियल नहीं महसूस हो रहा है, या पोटेंशियल है भी तो पोटेंशियल का बदलाव नहीं महसूस हो रहा, पोटेंशियल कांस्टेंट है एक तरह से आप कह सकते हो। कुछ इस तरह का अजम्पशन हम लोग ने माना था जब हम लोगों ने बात की थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। फिर उसमें करेक्शन किए गए, उसमें कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है एक क्वांटम पार्टिकल है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ नहीं फॉलो करेगा, ये फर्मी डिराक लॉ फॉलो करेगा, इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन एक बहुत शुरुआत में एक प्रपोजिशन यहाँ पर, एक सजेशन आया, और ये सजेशन आया था फेलिक्स ब्लॉक की तरफ से। फेलिक्स ब्लॉक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि वर्नर हाइजेनबर्ग जो थे, हाइजेनबर्ग के स्टूडेंट थे। तो जो ब्लॉक होते हैं वो इस चीज़ को फिर से सोचते हैं और उसमें से एक बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है किसी क्रिस्टल के अंदर से, तो वहाँ असल में तो बहुत सारे आयन हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो एक तरह कूलम्बिक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन जब इनके बीच से गुजर रहा है तो ये मान लेना कि इलेक्ट्रॉन पे कोई पोटेंशियल काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री है, ये शायद हमने ओवर सिंप्लीफाइड कर दी सिचुएशन को। हमने शायद इस चीज़ को ये कह के कि इलेक्ट्रॉन को चलो न्यूटन का लॉ अप्लाई करना है, हम उस पर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स ना माने, ये कहने के चक्कर में हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर निगलेक्ट कर दी। तो ब्लॉक का ये कहना था कि फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन में जहाँ ये माना जाता है कि हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, या कह लो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, पोटेंशियल कोई चेंज नहीं देख रहा है, तो ऐसे सारी एजम्पशन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा और हमें थोड़ा रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा। और रियलिटी ये है कि एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्रिस्टल के अंदर, तो वो जो आयन होते हैं उन आयनों की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो उसके ऊपर पोटेंशियल लग रहा है, उसको भी देख रहा है। तो जो अभी तक माना गया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक फ्री पार्टिकल है, तो हमने क्या कहा था, हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन कहा था। हमारी जो बात थी उसमें हम लोग ये कह रहे थे कि देयर इज़ अ समथिंग कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन, बट बेसिकली देयर इज़ सम क्वासी, यू कैन से क्वासी इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन है, क्वासी फ्री इलेक्ट्रॉन, इवन इसको हमें क्या कहना चाहिए, क्वासी फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन। तो हम अब यहाँ पर फेलिक्स ब्लॉच ये कहते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन ना मान के हम क्या माने, हम क्वासी फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन माने। अब सवाल उठता है कि आखिर क्वासी फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन मानने का मतलब क्या है। तो ब्लॉक का सजेशन ये था, अगर हमारे पास क्रिस्टल है जहाँ की इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं जो कि होते हैं, बेसिकली होते ही हैं, और इन पॉजिटिव आयनों के बीच से मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से मूव कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहा है, तो जब वो यहाँ गुजरेगा तो इस पर्टिकुलर एटम की वजह से उसके ऊपर फोर्स काम करेगा, उसी समय इसके ऊपर फोर्स भी काम करेगा, यहाँ का फोर्स भी काम करेगा, इसका भी फोर्स काम करेगा। हाँ, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ हम ऐसा देख पाएंगे कि यहाँ आप कह सकते हो सभी के उस पर एक तरह से फोर्स काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैसे खींच रहा है कैसे खींच रहा है, तो मे बी यहाँ पर थोड़ा सा नलीफाई होते हुए फोर्स दिख रहे हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जब गुजरा, सपोज इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है, सीधा गया तो यहाँ पर उसने इन दोनों का फोर्स ऑब्जर्व किया,
हो सकता है नलीफाई हो जाए, पर यहाँ पर उनका फोर्स कुछ काम कर रहा है जो आगे बढ़ा रहा है। ऐसे यहाँ जा रहे हैं तो इनके ऊपर कुछ फोर्स कर रहा है जिसको पीछे ढकेल रहा है, यहाँ का फोर्स आगे कर रहा है। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से इन आयनों के बीच से अगर हम सीधा मूव करता हुआ मान लें तो वो एक निश्चित समय के बाद, जैसे ये दूरी है तो यहाँ उसने ऑब्जर्व किया x पर और ये दूरी क्या हो जाएगी x प्लस a पर, तो जो उसने बिहेवियर यहाँ ऑब्जर्व किया वही बिहेवियर वो यहाँ ऑब्जर्व करेगा। फिर यहाँ जाओगे तो ये x प्लस a यानी कि x प्लस 2a हो जाएगा, ये दूरी a है, ये दूरी a है तो 2a हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, x प्लस 3a हो जाएगा। क्योंकि क्रिस्टल को मानते समय हम ये मानते हैं क्रिस्टल एक ऐसा सिस्टम है, क्रिस्टल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बहुत ही पीरियोडिक तरीके से एटम अरेंज हैं। एटमों में उसके जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही होमोजीनियस है। क्रिस्टल की बेसिक एजम्पशन होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो उससे आप चाहे इस तरह से किसी एंगल पे देखो, चाहे आप ट्रांसलेट करो इधर उधर, तो होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, ये सारी प्रॉपर्टी हम मानते हैं क्रिस्टल के अंदर। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल के अंदर चीज़ें बहुत ही, आयनों का जो की संरचना है, आयनों का जो भराव है वो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से है। तो अगर बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आयनों का भराव है तो इलेक्ट्रॉन जब उनके बीच से गुजरेगा तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पोटेंशियल का चेंज और ये सारे ऑब्जर्वेशन वो वहाँ पर देखता जाएगा, डेफिनेटली देखता जाएगा। तो इस चीज़ को तो ठीक हमने मान लिया, हमने इस चीज़ को मान लिया, ब्लॉक की इस बात को मान लिया कि पोटेंशियल जो पार्टिकल x पे देखेगा वही पोटेंशियल वो x प्लस a पे देखेगा, वही पोटेंशियल वो x प्लस 2a पे देखेगा। इवन अगर हम माने यहाँ n एटम्स हैं तो ऐसे ही वही पोटेंशियल वो x प्लस na पे देखेगा। तो हमारा ये कहना कि इलेक्ट्रॉन एक सिस्टमैटिक तरीके से पोटेंशियल को देखता चला जाएगा। पीरियोडिक इज़ द वेरी गुड वर्ड। तो इलेक्ट्रॉन भी एक पीरियोडिक पोटेंशियल ऑब्जर्व करेगा, ये हमने मान लिया। नाउ व्हाट इज़ न्यू अबाउट दिस? मान लिया पीरियोडिक पोटेंशियल, ये कोई नई चीज़ तो नहीं सोची थी ब्लॉक ने। अरे भाई पहले अगर जिस समय ड्रूड ने जब ये अपना मॉडल बनाया होगा तो ड्रूड ने भी तो ये सोचा होगा कि जब वो ये सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ होती जो कि बिल्कुल न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल था, उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी सोच ली थी, उसको इतना ज़्यादा उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि वहाँ आयन होंगे और ये इस तरह की सिचुएशन सोच ली थी, जबकि लोग आयनों के कॉन्सेप्ट, एटम के कॉन्सेप्ट विश्वास भी नहीं करते थे। तो क्या ड्रूड ये नहीं सोच पा रहे थे कि वहाँ इस तरह का पोटेंशियल बिहेवियर भी होगा? बिल्कुल सोच पा रहे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि जो न्यूटन की मैथमेटिक्स थी, जो कि उस समय वही सबसे एडवांस मैथमेटिक्स थी, आखिर उस न्यूटन की मैथमेटिक्स में हम इस पोटेंशियल का रोल पीरियोडिसिटी लाएं कैसे? मैथमेटिकली इट वाज अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग कि हाउ टू इंक्लूड दिस पीरियोडिसिटी, इस पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी को कैसे हम उस इक्वेशन में इंसर्ट करें जिसमें फोर्स है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें कि चार्ज है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर ड्रूड के सामने मैथमेटिकल थी, क्योंकि उस समय की जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट थी उसमें हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं था जिसमें कि हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में, एक ऐसी इक्वेशन जो कि किसी चीज़ के बदलाव को दिखा रही हो, उसमें हम पोटेंशियल को सीधे इंसर्ट कर दें, पोटेंशियल का एक बहुत ही विजुअल तरीके से रोल देखें। लेकिन 1926 होते होते तक चीज़ें बदल चुकी थी। 1926 होते होते तक इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव की तरह से डील करना शुरू कर दिया गया। उसके लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही केवल एक पैरामीटर डिफाइन हो ऐसा नहीं था, अब उसके लिए एक वेव फंक्शन नाम का पैरामीटर डिफाइन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इस सिचुएशन में, इस नई बदली हुई सिचुएशन में एक नए तरह की इक्वेशन आ चुकी थी उनको सॉल्व करने के लिए, दैट वाज द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट। तो जहाँ कोई चीज़ दूरी के साथ चेंज हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी दैट बिकम ए वेरी गुड ऑप्शन। तो ब्लॉक के पास क्या एडवांटेज थी? ब्लॉक के पास ये एडवांटेज थी कि उनको श्रोडिंगर इक्वेशन जानते थे। तो अब इस पुरानी प्रॉब्लम पुरानी है, करीब करीब 27-28 साल उस समय हो चुके थे इस प्रॉब्लम को। ड्रूड की जो प्रॉब्लम थी, जो ड्रूड का ट्रीटमेंट था, ब्लॉक ने उसको नए तरीके से सोचा। उन्होंने कहा कि क्यों ना इस सब के ऊपर हम अपना श्रोडिंगर इक्वेशन का ट्रीटमेंट लगाएं। अच्छा, ब्लॉक के सामने एडवांटेज क्या था? ब्लॉक वाज द स्टूडेंट ऑफ द हाइजेनबर्ग, एंड हाइजेनबर्ग वाज अ ब्रिलियंट पर्सन एट दैट टाइम। मतलब ही वाज अ ब्रिलियंट पर्सन। तो वो लोग थे, हाइजेनबर्ग हैं, ये जो वो लोग थे जो कि इस वेव फंक्शन, इस श्रोडिंगर इक्वेशन की आत्मा को समझते थे कि आखिर ये मैथमेटिकल इक्वेशन की ताकत क्या है। जहाँ दुनिया सोच रही थी कि इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाए, इसके मतलब क्या है, हाइजेनबर्ग लोग जो थे ये उसकी ताकत को जानते थे। इसीलिए उनका स्टूडेंट होने के नाते इस बात का मैं कहूँगा कि ब्लॉक के पास एडवांटेज था कि
उनकी इंसाइट थी इस इक्वेशन के बारे में, और शायद उसी वजह से ब्लॉक ने इस इक्वेशन को, इस आइडिया को उन्होंने अडॉप्ट किया और इसको आगे परसू किया। खैर, तो अब हमने सोचा कि हमने पोटेंशियल ऐसा मान लिया, और ये पोटेंशियल का मानना सिर्फ क्रिस्टल की पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी को बताना हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि पहले भी यूज किए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में, हमने कहा था कि सपोज d2 psi ओवर dx स्क्वायर, सपोज x की तरफ मूव कर रहा है, 2m बाई h क्रॉस e माइनस v। नाउ v इज द फंक्शन ऑफ x। याद करो जब हम लोग ने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था इसी सीरीज़ में, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 था, तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन लिखी थी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल को कोई फंक्शन नहीं माना था, हमने फ्री रीजन के अंदर पोटेंशियल को 0 मान लिया था। उस समय हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई थी, हमने आगे सोल्यूशन किया था। लेकिन अभी क्या था, अभी हमारे सोल्यूशन को इस तरह का फॉर्म हो गया, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है। जो x है वही x प्लस a पे है, वही x प्लस 2a पे है, उसमें एक पीरियोडिसिटी है, इस बात को हम मान के चल रहे हैं। अब सवाल है कि इस तरह की इक्वेशन को, जिसमें कि पोटेंशियल एक कांस्टेंट टर्म ना हो करके एक वेरिएबल टर्म निकले, एक पीरियोडिक टर्म निकले, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसका जो सोल्यूशन था वही ब्लॉक थ्योरम है, सोल्यूशन कुछ और नहीं है, सोल्यूशन जो है हमारा वो ब्लॉक थ्योरम ही है। तो ब्लॉक ने इसको कैसे कहा, ब्लॉक के हिसाब से अगर हम उस ट्रीटमेंट को यहाँ पे कहें, तो जैसे आपने कहा कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो याद करो इससे पहले जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया है उसमें हम कैसे दिखाते थे, हम अपने क्रिस्टल को ऐसे दिखाते थे, ये बहुत सारे पोटेंशियल वेल बने हैं, इस तरह के पोटेंशियल वेल है, इसको भी हटा दें। अब क्या है, ये वैक्यूम है यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई पार्टिकल है पोजीशन x पर, फिर यहाँ पर है x प्लस a पर, फिर यहाँ है x प्लस 2a पर, ये है x प्लस 3a, और ऐसे करते करते x प्लस na। सपोज यहाँ पर n इस तरह के पार्टिकल हैं, और ये यहाँ पर जो पोटेंशियल है Vx, वही पोटेंशियल यहाँ पर है x प्लस a पे, वही पोटेंशियल यहाँ पर है। यानी कि पोटेंशियल में क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है, पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक, पूरी मैथमेटिक्स है उसके, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे रेंडमली कह दिया, ब्लॉक ने कहा कि इसका जो सोल्यूशन होगा जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी साई जो होगा विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम वेव फंक्शन को लिखेंगे u के फंक्शन ऑफ x e की पावर i के x। अब e की पावर i के x, e के अंदर साइन कॉस आ जाता है, तो वो तो है यहाँ पर। ब्लॉक ने एक और फंक्शन के बारे में बात की कि हमारा जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन के अंदर एक फंक्शन आएगा u के, इसी को नाम दिया गया था ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक फंक्शन, इसको उन्होंने कहा था ब्लॉक फंक्शन। और ये जो सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन ऑफ ब्लॉक वेव, एंड ये सोल्यूशन होगा इस तरह के इक्वेशन का, ये सोल्यूशन होगा, इसी को हम नाम देते हैं ब्लॉक थ्योरम। तो कोई ऐसा इसका हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसमें जब पोटेंशियल हमारा पीरियोडिक हो जाता है, तो जब द मोमेंट हमारा पोटेंशियल पीरियोडिक होता है तो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो इस तरह का लिखा जाता है, और इस तरह का सोल्यूशन होगा, यही ब्लॉक थ्योरम है। और ये जो सोल्यूशन के अंदर यू के पार्ट है, दिस पर्टिकुलर यू के पार्ट इज कॉल्ड द ब्लॉक फंक्शन। और इस पार्ट की खास बात क्या है कि जिस तरह से पोटेंशियल पीरियोडिक, इसे आपने देखा x वही x प्लस है, वही वैसे ही अगर आपके पास u के x है तो वो किसके बराबर होगा, u के x प्लस a, एंड इसी तरह से आगे वो बराबर होगा। तो जो पीरियोडिसिटी, इवन हम इसको n कह दें ना, इसको n कह दें, n मतलब n की 1 की वैल्यू है x प्लस a, n की 2 की वैल्यू x प्लस 2a एंड 3a, जैसा कि यहाँ पर है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक थ्योरम। आई होप यू गॉट द आइडिया। जब समराइज करूँ मैं तो है कि ये कि एक्चुअल में जब क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल मूव करता है तो वो पीरियोडिक पोटेंशियल ऑब्जर्व करता है। पीरियोडिक पोटेंशियल का अपना एक रिलेशन है, इस पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं, इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन हम मान सकते हैं। इवन हमको मालूम है, किसने बताया, ब्लॉक ने बताया। तो इस तरह के पीरियोडिक सोल्यूशन, पीरियोडिक फंक्शन वाली श्रोडिंगर इक्वेशन का ऐसा सोल्यूशन होगा, दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक थ्योरम। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन आएगा विच इज कॉल्ड द ब्लॉक फंक्शन, क्योंकि e की पावर i के x वो वैसे भी होता है, और इस ब्लॉक फंक्शन के अंदर वो पीरियोडिसिटी
पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, मतलब जो पोटेंशियल के अंदर पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी है वो सोल्यूशन में कहाँ से दिख रही है, वो सोल्यूशन में हमें इस यूके के थ्रू दिख रही है। तो दिस इज द ब्लॉक थ्योरम। अब अगला सवाल ये होता है कि ठीक है, आई एम एग्री विद यू कि आपने बहुत ही इंसाइटफुल जानकारी दी। आपकी इस जानकारी से हमने ये जाना कि रियलिस्टिक सिचुएशन में, यानी कि जीरो पोटेंशियल से निकल करके एक पीरियोडिक पोटेंशियल की सिचुएशन में हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा। बट इसका यूज क्या हुआ? तो इसका एक सीधा सा यूज जो आपके सिलेबस में है, एंड दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज कॉल्ड द क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। क्रॉनिंग-पेनी मॉडल बड़ा हॉन्टेड सा ये नाम है। अगर आप लोग इस सिलेबस को पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपने बुक में पढ़ा हो, या हो सकता है आपको कॉलेज में पढ़ाया गया हो तो नहीं समझ में आया हो, या कम समझ में आया हो, या कुछ लोगों को बहुत समझ में आया भी होगा। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्रॉनिंग-पेनी मॉडल की मैथमेटिकल जगलिंग में नहीं जाएंगे, हम उसकी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, बिकॉज इस लेवल पर मेरे ख्याल से जो मेरा इंसाइट है वो ये है कि अगर हम इस लेवल पर 10+2 पास स्टूडेंट के लिए अगर क्रॉनिंग-पेनी मॉडल सिलेबस में लाए हैं तो हम किसी भी लिहाज से हम उसकी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं उसको लेके आए हैं, बल्कि उसकी जो उसकी प्रिडिक्टिव पावर थी, उसने जो नई चीज़ हमको बताई, हम उसके लिए इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारा भी अप्रोच यही होगा। आपके सिलेबस में लिखा भी है कि क्रॉनिंग-पेनी मॉडल क्वालिटेटिवली मतलब डोंट go deep into the calculation of this model, just try to explore the meaning of the final equation. So our purpose will be to explore, to analyze the meaning of the final equation जो कि इसके अंदर हमको मिलती है. So that will be the topic of our next lecture. Stay healthy, have a nice day, take care, bye bye.